नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। और जो हमने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले भाग 1 देखा था, उसके आगे का हिस्सा यानी भाग 2 जो इसमें रह गई थी चीजें, आज उसको देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी खबरें थी, कौन कौन से फैसले थे वर्ष 2020 में जो आपके और अन्य लोगों के जीवन को प्रभावित किए या कर सकते हैं या आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। खास करके बात करें तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, हमारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आईएएस पीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हो सकती है, हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं इसमें यानी भाग 2 में कौन कौन सी खबरें हैं और वो कहां से जुड़ती हैं। राज्य व्यवस्था भाग 2 से प्रश्न पत्र संख्या 2 से वे जुड़ती हैं और कौन कौन सी खबरें हैं उनको देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 2 है कोरोना काल में सुनवाई को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था 6 अप्रैल 2020 को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करने का आदेश सभी हाई कोर्ट्स को और जो कोर्ट हैं उनको ये आदेश दिया गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सुनवाई करें। कारण इसका ये था कि जो देश के कोर्ट में, विभिन्न कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब में अगर तीनों को मिला करके देखें तो पेंडिंग केसेस की नंबर ऑफ संख्या जो है, जो नंबर है या संख्या कह लीजिए, वो बहुत ज्यादा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि लगभग आप देखें तो थोड़ी ढील देते हुए लगभग 6 महीने से ऊपर ये लॉकडाउन चला था, कह सकते हैं सामान्य तौर पे। तो ये जो लॉकडाउन चला था उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान भी रखना था और जो चीजें हैं यानी कि नागरिक अधिकारों से संबंधित जो मसले हैं उनकी सुनवाई भी करनी है, जो पेंडिंग केसेस हैं उनको भी देखना है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सभी को, यानी कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, कि क्या करेंगे तो ऑनलाइन माध्यम से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सुनवाई करेंगे। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? पहली बात, पेंडिंग केसेस की संख्या या फिर यूं कहें कि लंबित मामलों की संख्या, लंबित मामलों की संख्या, मामलों की संख्या, उसके साथ साथ जो मानवाधिकार से संबंधित या फिर जो अभी मामले आ रहे थे यानी कि उस दौरान जो मामले आ रहे थे उनकी भी सुनवाई करना। इन सभी कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सभी करेंगे इसको। इससे पहले अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें कि क्या क्या इसकी पृष्ठभूमि रही है, कब कब ये बातें हुई हैं, तो आपको मैं बता दूं कि प्रद्युम्न केस हुआ था 2017 में, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो निचली अदालतें हैं उनकी क्या की जाएंगी कि उनकी कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। रिकॉर्डिंग करने की बात सुप्रीम कोर्ट कह चुका था और ये आदेश दिया गया था इसलिए क्योंकि साक्ष्य के रूप में उसे रखना था। साक्ष्य के रूप में उन सभी चीजों को, यानी कि जो भी सुनवाइयां हुई हैं उनको साक्ष्य के रूप में रखना था। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो वकील होते हैं, कई बार उन लोगों ने ये कहा था और ये कहते हुए सुना गया था कि कोर्ट ने उनकी वैध बातों को या फिर
वैध बातें कह लीजिए, या फिर उनकी जो बहस होती है उसको आप कह सकते हैं, उसको कंसीडर नहीं किया। ये बातें कई बार कही जा चुकी हैं। तो इसी को लेकर के कोर्ट ने कहा था कि हम इसकी रिकॉर्डिंग रखेंगे, और जब भी कोई अपने मुवक्किल को या फिर अपने वादी प्रतिवादी पक्ष जो भी है उसको ये कहने की कोशिश करे, ये वर्गलाने की कोशिश करे कि उसकी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, तो उसको साक्ष्य के तौर पर दिखाया जा सकता है। तो इसलिए ये बात कही गई थी 2017 में। उसके बाद 2018 में स्वप्निल तिवारी मामला एक हुआ था, और उसमें यह कहा गया था, 3 सदस्यीय पीठ ने यह कहा था कि कोर्ट की कार्यवाही का लाइव प्रसारण होनी चाहिए, यानी कि लाइव प्रसारण की बात की गई थी। अब यहां पे समझना जरूरी है प्रसारण, यहां पे 2 चीजें समझनी जरूरी हैं, एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग और एक होती है लाइव प्रसारण। अब इनमें फर्क क्या होता है? देखिए, लाइव प्रसारण का मतलब यह है कि एज इट जैसे जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं बिना काट छांट के, वो किसी माध्यम से, जैसे यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, तो इसको हम कहेंगे लाइव स्ट्रीमिंग या फिर लाइव प्रसारण। वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब यह है कि उसमें एडिट भी किया जा सकता है, और वो उसको क्या करना है कि किसी एप्लीकेशन के माध्यम से हमने उसको रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके हमने उसे साक्ष्य के रूप में या फिर जो भी आवश्यकता हो हमने रख लिया। ठीक, ये यहां पे जो मेजर डिफरेंस है उसको आपको समझना है। तो ये बातें कही गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान के अनुच्छेद 21 को आधार बनाते हुए यह भी कहा था कि सब तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि कोर्ट की जो कार्यवाही है उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में महान्यायवादी यानी कि जो सरकार का पक्ष रखते हैं उन्होंने भी कहा था, भारत के महान्यायवादी, उन्होंने भी लाइव प्रसारण का समर्थन किया था। विधि एवं न्याय मंत्रालय की बात करें तो उससे संबंधित एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, उन्होंने भी कहा था कि लाइव प्रसारण होना चाहिए, यानी कि उन्होंने भी समर्थन किया था। और एटलीस्ट अगर बात करें कि अभी भारत के किस हाई कोर्ट ने अपनी कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया है, तो वो है गुजरात हाई कोर्ट, जिसने अपनी पूरी कार्यवाहियों का लाइव प्रसारण किया है। और ये देश का पहला ऐसा कोर्ट है, देश का पहला ऐसा हाई कोर्ट है जो लाइव प्रसारण अपनी कार्यवाही का कर चुका है। ये इस बात को साबित करता है कि जो मनोवैज्ञानिक दबाव बना हुआ था कोर्ट पर, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की बात करिए या फिर आप हाई कोर्ट की बात कर लीजिए कि पहले कौन करेगा, इसने तोड़ने का काम किया गुजरात हाई कोर्ट ने। और इस दौरान बहुत सारे मामले, अगर बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की, तो बहुत सारे मामलों को कोर्ट ने, विभिन्न कोर्टों ने मिल करके, यानी कि इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सबने मिला करके इस दिशा में काफी बड़ा कदम उठाया और काफी ज्यादा मामलों को सुलझाया जा सका, यानी कि लाइव प्रसारण के माध्यम से उसकी सुनवाई की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2 दिसंबर 2020 को। और ये किससे संबंधित है इसको एक बार देख लेते हैं। दरअसल कई बार ये मसला आया है, कई बार ये मामला आया है कि पुलिस के सामने जो भी बयान लिया जाता है, बयान लेने के बाद जो इकबालिया बयान होता है, उसको इकबालिया बयान आप ऐसे कह सकते हैं, वो जो लिया जाता है उसको साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता। तो जब साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता है तो ऐसी स्थिति में, और यहां तक कि जो न्यूज़पेपर में चीजें प्रकाशित होती हैं उसको भी साक्ष्य के रूप में आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, यहां तक भी प्रावधान है। तो कुछ चीजें ऐसी थीं जिनको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो देश भर के थाने हैं, उन थानों में और जो जांच एजेंसियां हैं, वहां पे भारत की जितनी भी शीर्ष जांच एजेंसियां हैं, जिनको किसी को उठाने का मतलब यानी कि उनको ले जाने, बंद करने, पूछताछ करने का अधिकार है, उनको अधिकार मिला हुआ है, उनके कार्यालयों में या फिर ऑफिस कह लीजिए, कार्यालयों में
कार्यालयों में यह कहा गया कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब ये जो कहा गया, ये कहा गया था कि 1 वर्ष के अंदर जो लगाए जाएंगे कैमरे उसमें कितनी स्टोरेज क्षमता होनी चाहिए, तो कम से कम ये कहा गया जो लगाया जाएगा उसमें 1 वर्ष की स्टोरेज क्षमता होनी चाहिए। देश की सभी एजेंसियों के कार्यालय में लगाए जाएंगे। खास करके जो इसमें बात की गई, जो ड्रग केस पुलिस के सामने जो दिया जाता है बयान, उसको साक्ष्य नहीं मानते हुए, और कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत यह कहा गया था कि धारा 25 के विपरीत ये जो चीजें हैं उसको बताया गया, और कोर्ट ने यह कहा कि आप लगाएंगे और इसके दायरे में, यानी कैमरे के जद में जो कैमरा लगाया जाएगा, चाहे बालकनी हो, मुख्य गेट हो जिससे एंटर किया जाता है, वो सब इस तरीके से लगाए जाएंगे कैमरे जिससे उनकी जद में, यानी कैमरे का जो कवरेज एरिया होना चाहिए उन सब में वो चीजें आ जानी चाहिए, यानी उसमें शामिल होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जांच एजेंसियां कौन सी हैं जिनको ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन सब के कार्यालय में लगाए जाएंगे। तो उन एजेंसियों के नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राजस्व खुफिया विभाग, ये इनके केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके अलावा ये 5 जो प्रमुख एजेंसियां हैं इनकी बात कही गई थी कि इनके कार्यालय में ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उनकी जो स्टोरेज क्षमता होगी, स्टोरेज क्षमता वो कितनी मैंने बताई कि क्षमता इनकी कम से कम 1 वर्ष तक होनी चाहिए। और नाइट विजन के साथ कैमरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रात में लाइट नहीं है और वो चल नहीं रहा है कैमरा। तो कोर्ट ने ये भी कहा था ये जो कैमरे लगाए जाएंगे इसमें नाइट विजन कंपल्सरी है, ये व्यवस्था उसमें होनी ही चाहिए। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो मानवाधिकारों के उल्लंघन रोकने के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और उसमें यह कहा था सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, उसका आदेश दिया था। सितंबर 2020 में 20 को 2018 का जो आदेश है उसी के मुताबिक राज्यों से यह कहा गया था, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, कि हर थाने में जो कैमरे लगाने का काम दिया गया है, आदेश दिया गया है, उसके स्थानों का चयन करें और ओवरसाइट कमेटियों के गठन के बारे में भी आप जानकारी देंगे। ओवरसाइट कमेटी का मतलब यह है कि आपको कैमरे कहां लगाने हैं, ठीक है, उसके लिए कमेटी गठित करने की बात हुई थी और इसी के आधार पर आगे बढ़ने की बात हुई थी कि आप इस दिशा में क्या प्रगति किए हैं, आप उसकी रिपोर्ट देंगे। लेकिन 24 नवंबर 2020 आते आते 14 राज्यों ने अनुपालन का हलफनामा जो दिया था और कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल की थी, उसमें से 14 में से अधिकांश राज्यों ने कैमरों को लगाने के लिए वास्तविक स्थान का चयन नहीं किया कि हमें किस स्थान पर कैमरा लगाना है, और उसका विवरण कोर्ट को नहीं दिया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया था। कोर्ट ये यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर होंगी कि इन बातों को लेकर के कोर्ट ने आदेश दिया और फिर ये एक महत्वपूर्ण आदेश था किस दिशा में, तो मानवाधिकार का हनन। एक मामला आया था जिसमें आप लोगों को याद होगा कि एक मामला आया था जिसमें एक बाप बेटे व्यापारी थे और उनको पुलिस कस्टडी में पीट करके हत्या कर दी गई, यानी कि पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया, इतना मारा कि वो मर गए थे। और ये मामला बहुत ज्यादा प्रकाश में आया था। जैसे ये मामला प्रकाश में आया तो फिर कोर्ट ने इस पर भी संज्ञान लिया और फिर ये दिया गया कि आपको सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। चलिए, यहां तक बातें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरा मामला देखते हैं। कोर्ट की अवमानना ये कब देखने को मिला, तो ये कोर्ट का डिसीजन आया था 14 अगस्त 2020 को, और ये किससे संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं
प्रशांत भूषण, और प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना, प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराया था। और उसी के आधार पर जो सीजेआई हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा, उनको एक तो दोषी ठहराया गया, दोषी ठहराते हुए उन्हें 1 रुपए का जुर्माना लगाया। कितनी बड़ी बात है कि 1 रुपए का जुर्माना लगाया, और 1 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ साथ ये भी कहा था कोर्ट ने कि यदि 1 रुपए का जुर्माना उन्होंने नहीं भरा तो ऐसी स्थिति में उन्हें 3 माह की या तो जेल होगी या फिर 3 वर्ष तक उन्हें प्रैक्टिस से वंचित किया जा सकता है, यानी 3 वर्ष तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। तो ये 2 बातें यहाँ पे देखने को मिली, और इसी चीज को लेकर के प्रशांत भूषण ने ये कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, भले ही मुझे जेल की सजा क्यों न हो जाए, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कुछ टिप्पणी किया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर के, और वहीं पे बात बिगड़ गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इनको आदेश दिया था, मतलब निर्णय दिया था कि आप पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, यदि आप नहीं भरते हैं तो फिर आप पर कार्यवाही की जा सकती है। अब समझना यह है कि जो न्यायालय की अवमानना है या न्यायिक अवमानना है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं और कौन कौन सी चीजों को उसमें कंसीडर किया जाता है और किसके तहत किया जाता है। तो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के तहत ये कंसीडर किया जाता है, और ये 2 तरह की, इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। कोर्ट की अवमानना, उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रस्तुत करना, एक पहली चीज ये है। न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, अगर कोर्ट ने कुछ ऐसा आदेश दिया है तो आप उस आदेश को नहीं मानते हैं तो ये भी कोर्ट की अवमानना है या अवहेलना है। उनका पालन नहीं करना, अगर कोर्ट ने कुछ ऐसा आदेश दिया है, आपसे कहा है, डिसीजन दिया है, तो फिर उसको अगर नहीं आप मानते हैं तो ये कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कि अवमानना की बात करें तो अवमानना, इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये कौन कौन से अवमानना है? पहली बात ये है सिविल अवमानना, ठीक है, और दूसरा सिविल अवमानना। ये 1971 के अधिनियम की धारा 2B के तहत यह प्रावधान है, और इसके साथ साथ कोर्ट के निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट आदि की अवज्ञा या फिर सिविल अवमानना यदि किया जाता है तो इस आधार पर आपको सजा दिया जा सकता है, इस आधार पर सजा दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी बात क्या है? आपराधिक अवमानना की बात करें तो यह भी 1971 के अधिनियम की धारा 2C के तहत यह दिया गया है कि कोर्ट की आपराधिक अवमानना का प्रावधान इसमें दिया गया है, और यह कहा गया है मौखिक, लिखित, चित्रित, चिन्हित आदि माध्यमों से यदि आप कोर्ट की अवमानना करते हैं, उसके डिसीजन की अवमानना करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो फिर आप अवमानना के दोषी पाए जाएंगे, दोषी होंगे, और इस आधार पर आपको सजा दिया जा सकता है। ठीक है, सजा दिया जा सकता है। यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, ये बातें यहां तक क्लियर हैं, ये मसले हैं, और इन बिंदुओं पर कोर्ट ने कहा था कि इस आधार पर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल और फ्लोर टेस्ट की बात करते हैं। राज्यपाल और फ्लोर टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई जैसे विधानसभा चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव के बाद जो भी पार्टी जीतती है या फिर जिसको बहुमत मिलता है तो वो अपना बहुमत साबित करती है। कुछ ऐसी स्थितियां अगर उत्पन्न होती हैं जहां पे राज्यपाल को ये लगता है कि स्थिति स्पष्ट नहीं है, और जो दल, चाहे कोई भी दल हो, जो दल या राजनीतिक पार्टी ये दावा करता है कि मेरे पास बहुमत पर्याप्त है, आपको पता है कि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत चाहिए, अगर बहुमत वो साबित करता है कि हाँ मेरे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत है, तो
अगर उसको लगता है राज्यपाल को, तो राज्यपाल उनसे कह सकता है फ्लोर टेस्ट की, यानी कि एक जगह बैठ करके जो बहुमत सिद्ध किया जाता है उसको फ्लोर टेस्ट कहा जाता है, बिल्कुल साधारण शब्दों में। तो ये उसका अधिकार है, यानी राज्यपाल का अधिकार है कि वो कह सकता है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए या फिर साबित करिए। तो इसी को कहा जाता है फ्लोर टेस्ट। तो अभी ये जो तात्कालिक मामला रहा है, यानी कि 2020 की बात की जा रही है, 2020 में ये मुद्दा क्यों चर्चा में रहा है, तो मध्य प्रदेश में जो तात्कालिक कमलनाथ सरकार थी उसको लेकर के ये कहा गया, जो राज्यपाल हैं उन्होंने ये कहा था कि आप अपना बहुमत साबित करिए, और उसके लिए वैध उन्होंने आदेश दिया था। उस आदेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि क्या ये ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यानी कि राज्यपाल ऐसा आदेश दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल के पास बिल्कुल ऐसे अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, और अगर राज्यपाल को लगता है तो राज्यपाल इस चीज के लिए आदेश दे सकते हैं। वो वैलिड व्यक्ति हैं, वो ऐसा नहीं आप कह सकते कि वो इस तरह के आदेश नहीं दे सकते। इससे संबंधित एक और जो केस आया था, एक मसला आया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था एसआर बोम्मई वाद में, और उसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राज्यपाल को ये अधिकार है कि राज्यपाल इसके लिए आपको कह सकता है, यानी कि फ्लोर टेस्ट, या फिर यूं कहें कि बहुमत सिद्ध करने के लिए, बहुमत साबित करने के लिए आपसे कह सकता है कि आप बहुमत साबित करिए। तो ये किससे संबंधित है, तो पहले कौन सा मसला था, तो एसआर बोम्मई, ये 1994 का था और इसी के आधार पर दिया गया था। अगर राज्यपाल की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, और वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में काम करता है। और ये क्या करता है, ये सारे जो जितने भी विधायी कार्य किए जाते हैं वो सभी राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं राज्य में। और ये इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 154 के आधार पर यह कहा गया है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, और अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन है, और यही जो कृत्य हैं, यानी कि कुछ आकस्मिकताओं की जो बात की जाती है, यही आकस्मिकताएं वो हैं जिसके बारे में कहा गया है फ्लोर टेस्ट, और उससे संबंधित जो मसला गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 11 जून 2020 को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आरक्षण जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, और इससे संबंधित दो वाद हैं, यानी कि दो मसले हैं, उनको दोनों को देखना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है, अनुच्छेद 16(4), इसमें कहा गया है कि राज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात की गई है, और पर्याप्त प्रतिनिधित्व किसके लिए, तो एससी और एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये कहा गया है, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए कहा गया है कि यदि राज्य की सेवाओं में, सार्वजनिक सेवाओं की बात की जा रही है, यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो राज्य है इसको सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। और इसी में यह कहा गया है कि यदि राज्य के पास उससे संबंधित यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े नहीं हैं तो क्या करेगा राज्य, प्रतिनिधित्व के आंकड़े एकत्र करेगा, आंकड़े एकत्र करेगा। ठीक है,
जब आंकड़े एकत्र करने की बात आती है तो ये आप लोग याद रखेंगे संविधान का अनुच्छेद 16, हालांकि 15 में भी बात है, लेकिन जो स्पष्ट रूप से यहाँ पे बातें हैं वो किस में है, अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है। ये आपके लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार को एक्चुअली हुआ क्या था, पहला मसला देख लेते हैं, फिर हम आएंगे उस पे, जो उससे संबंधित जो आर्टिकल है उस पर आएंगे। जो पहला मसला था वो पहला मसला ये था कि जो उत्तराखंड हाईकोर्ट था, उस उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये कहा था राज्य सरकार से कि जो पदोन्नति में आरक्षण है, पदोन्नति में आरक्षण का मतलब ये है, यहाँ की दो बातें हो जाती हैं। एक तो आपको किसी सेवा में जाने के लिए आरक्षण, दूसरी बात ये होती है कि पदोन्नति में आरक्षण, यानी कि जब आपका प्रमोशन होगा तो वहां पे भी आपको आरक्षण की व्यवस्था, ये सारी बातें कही जाती हैं। आपके जो कुलीग जो आपके सहकर्मी हैं उनके सापेक्ष ये बात की जाती है। तो ये कहा गया था, सुप्रीम जो हाई कोर्ट था उसने ये कहा था कि जो उत्तराखंड सरकार है वो क्या करेगी इससे संबंधित, यानी कि जो उत्तराखंड सरकार है उसको उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ये दिया था फैसला कि आप क्या करेंगे जो इससे, यानी कि पदोन्नति में जो आरक्षण की व्यवस्था है, पदोन्नति में आरक्षण के लिए उससे, यानी कि SC ST से संबंधित, SC ST के पर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करेंगे। आंकड़े इकट्ठा करेंगे। इसके बाद इसने कहा था, यानी कि जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है इसने राज्य सरकार को यह आदेश दिया था कि आप उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े कलेक्ट करेंगे और उसके आधार पर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे। ये मसला गया किसमें, तो ये मसला गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये चूंकि आरक्षण जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है और इसलिए हम इस आदेश को खारिज करते हैं, और जो हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। पलट देने के बाद फिर ये मसला ये यहीं पर खत्म हो जाता है, और जो दूसरा मसला आता है वो आता है, और यहीं पे एक चीज आप लोगों को याद रखनी है यहीं से कि ये किसके तहत किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 16(4) में जो बातें कही गई हैं, और यही बातें कही गई हैं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े कौन जुटाएगा, कौन कलेक्ट करेगा, तो सरकार की बात कही गई है, सरकार ऐसा करेगा। और ये, लेकिन इसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है आरक्षण, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते। ये तो रहा पहला मसला। दूसरा मसला आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में ये एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट में NETT की, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात जो की जाती है, उसमें 50% आरक्षण नहीं देने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मसला गया था मेडिकल पाठ्यक्रमों में। जो वहां के राजनेता थे, यानी कि तमिलनाडु की बात की जा रही है, वहां पे ये कहा गया था कि चूंकि सरकार नहीं दे रही है, इसलिए इस मसले को लेकर के आर्टिकल 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में ये मसला गया था। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में मसला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
एक चीज और, इससे सबसे पहले एक चीज और समझ लीजिए, आर्टिकल 32 को समझ लेना जरूरी है। आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपके पास ये अधिकार है, किसी भी व्यक्ति के पास, कि वो आर्टिकल 32 को आधार बना करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है या दाखिल कर सकता है। ये बातें अनुच्छेद 32 में कही गई हैं। इसी के समान उसमें भी दिया गया है, यानी कि हाई कोर्ट के पास भी ये अधिकार है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये बातें गई और इसके आधार पर गया, अनुच्छेद 32 के आधार पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन मौलिक अधिकार नहीं है, और जब मौलिक अधिकार नहीं है तो फिर आप आर्टिकल 32 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। यहां पे चीजें खारिज हो गई। और ये बातें किससे संबंधित हैं? तो NEET और वहां पे OBC यानी कि अन्य अदर बैकवर्ड क्लास या अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके आरक्षण से संबंधित ये मसला था। और यहीं पे मौलिक अधिकार नहीं होने के कारण ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इसको नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो मौलिक आरक्षण की बात कही गई है ये मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। कोरोना की जांच फ्री करने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये 13 अप्रैल 2020 को ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी सभी को, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वो क्या करेगी, तो कोरोना टेस्ट को लेकर के ये कहा था कि सबके लिए सबका टेस्ट होगा और फ्री, क्योंकि उस समय देखने को मिला था जो संक्रमण के खतरे थे वो तेजी से संक्रमण फैल भी रहे थे, और उसको ध्यान में रखते हुए तमाम प्रयास किए जा रहे थे। लॉकडाउन भी आपने देखा, लॉकडाउन की अवधि भी देखी, कई बार धीरे धीरे लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़े, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इसके टीके बना लिए गए हैं। हालांकि अभी भी इस बात को लेकर के संदेह बना हुआ है कि वो कितना एफिशिएंट तरीके से काम करेगा, कितना सही है कितना सही नहीं है, और उसके साइड इफेक्ट कितने हैं वो एक अलग मसला अभी भी बना हुआ है। उसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले लोगों को ये कहा गया था कि कोविड का जो टेस्ट है, कोरोना टेस्ट है, वो फ्री होगा। और उसके बाद हाईकोर्ट अपने जो बाद में हाईकोर्ट अपने अपने आदेश में बदलाव किए थे, और ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट लैब जो हैं वो कोरोना टेस्ट के लिए निर्धारित आदेश, यानी कि एक निश्चित मात्रा में जो सरकार ने डिसाइड किया है, सरकार द्वारा निर्धारित, ठीक है, निर्धारित मूल्य देकर के या फिर कीमत देकर के आप कह सकते हैं टेस्ट किया जा सकता है, टेस्ट कराया जा सकता है। और उसके बाद सरकार ने इसकी एक न्यूनतम कीमत निर्धारित की, और उसी के आधार पर फिर टेस्ट किया जाने लगा। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी, और ये प्राइवेट लैब पर भी ये व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद आते हैं प्रवासियों को अपने घर जाने देने का अधिकार, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो लॉकडाउन लगाया गया था, और उस लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर यह देखने को मिला था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनका रिवर्स माइग्रेशन हुआ था। सारी यातायात की सुविधाएं बंद होने के बावजूद वो पैदल अपने लंबी लंबी यात्रा, चाहे वो 1000 किलोमीटर हो या फिर उससे अधिक क्यों ना हो, ये देखने को मिला था। अब बातें ये आती हैं कि ये जो आदेश आया ये क्यों आया, तो आदेश के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रवासियों को अपने घर जाने के लिए आदेश दिया गया था, और ये दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप जल्दी से जल्दी उनको कोशिश करेंगे कि उनके पैतृक घर पे उनको किसी भी तरीके से ड्रॉप किया जाए, उनको ले जाया जाए। और इसी में ये कहा गया था अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और समता के अधिकार के तहत ये जरूरी है, ये याचिका दाखिल की गई थी, और इसी के आधार पर ये किया गया था कि उनको 15 दिनों के अंदर मजदूरों को जिसमें ट्रेन के जरिए उनको घर तक
तक डिपॉजिट किया, मतलब भेजा गया था, और किराया न लेने की भी बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट संबंधी जो अनुच्छेद 21 है उसी के तहत यह कहा गया था कि राइट टू हेल्थ मौलिक अधिकार है, और इसी के आधार पर धीरे धीरे, हाँ लेकिन एक बात यहां पे कहा गया था कि कोविड टेस्ट जरूरी है, जरूरी होगा उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर हैं कि ये जो मसले थे, इन सभी मसलों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ध्यान रखना है राइट टू हेल्थ, और राइट टू हेल्थ एक मौलिक अधिकार बताया गया, और इसी मौलिक अधिकार के तहत ये बातें कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसमें किसको आधार बनाया गया था, तो अनुच्छेद 21 को भी आधार बनाया गया था, और उसी के आधार पर फिर आगे आप लोगों को चीजें देखने को मिली। ठीक है, तो ये चीजें, ये जो वो फैसले हैं जो आपके सीधे आपके दैनिक जीवन से संबंधित हैं, आपके आसपास जो लोग हैं सबसे संबंधित है, और इसी आधार पर आप लोगों को याद रखना है। ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।